सो जो टॉम मॉन्टॉक है, मॉन्टॉक.नेट का कोई है, वो उसने ये बोला है कि आध्यात्मिक विकास रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने दो, एक मिनट। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई। स्टार्टेड है, ओके। सॉरी, हाँ बोलो। वो स्क्रीन आप शेयर करने वाले थे। हम्म। बोलो। टॉम मॉन्टॉक वाला नहीं है उसमें। हम्म। नीचे वही है, वही है एंचेंट्रेस के याद है। एंट्रेस के ऊपर है ना। नहीं नहीं, हालांकि उत्प्रेरक की हवाओं में कोई भी, मतलब कोई भी बच नहीं सकता है उत्प्रेरकों से। इस संग्रह से पता चलता है कि हमेशा समय कल। हमेशा सत्य होता है, घटनाओं और चुनौती देता है। दिस इज वेयर वी आर। दिस इज डन यस्टरडे। ओके, ये द कुछ और क्लोजर वी गेट टू ट्रू बैलेंस। बारे में बात कर रहा था। ये टॉम मॉन्टॉक है ना, लास्ट सेंटेंस जो है ना। कैन यू सी हायरोफेंट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड। नीचे इन दैट पैराग्राफ जो लास्ट सेंटेंस है, वो पढ़ो, टॉम मॉन्टॉक वाला। फिर भी चीजों की भव्य योजना में इसे सकारात्मक के रूप में देखा जा सकता है। मॉन्टॉक नेट हाँ, यहाँ से करेक्ट। के टॉम मॉन्टॉक इसे इस प्रकार कहते हैं। कंटिन्यू। तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास किसी व्यक्ति के अस्तित्व अस्तित्व की जीवंतता और शक्ति को बढ़ाने के लिए होलोग्राम के व्यापक पहलुओं में व्यापक गहराई तक अपने दायरे का कभी न खत्म होने वाला विस्तार है। ओके। इसका ये मतलब है कि जहां हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, वो हमारा जो होलोग्राम या फिर उसको सोल भी बोल सकते हैं, उस उसकी गहराई और उसकी जो अलग अलग पहलुओं है, उसको शामिल करता है। और 1 सेकेंड, इसमें किसी के कंपन स्पेक्ट्रम को समृद्ध विस्तारित करना और रोशनी की तीव्रता को बढ़ाना शामिल है। तो इस आध्यात्मिक विकास में क्या करना होता है, बेसिकली हमारा जो कंपन स्पेक्ट्रम, मतलब जो वाइब्रेटरी स्पेक्ट्रम, जो एफआरवी हमने बोला था, उसको समृद्ध बनाना है, रिच बनाना है, और उसको आगे विस्तारित करना है। और रोशनी, उससे जो रोशनी निकलती है उसको तीव्र करना है। ये उस आध्यात्मिक विकास का एक पहलू है। और स्पेक्ट्रम इस जितना समृद्ध होता है, ये सफेद रोशनी की ओर उतना ही करीब आता है, जिसमें सभी रंग शामिल होते हैं। जिसका अर्थ है कि चेतना, होलोग्राम और इसे रिकॉर्ड करने वाले स्रोत के साथ एकजुट होने के उतने ही करीब पहुंचती है। सो ये जो वाइब्रेटरी स्पेक्ट्रम है, वो जितना रिच होगा और जितना वो फैलेगा, जैसे हमारी व्हाइट लाइट के अंदर सारे व्हाइट रोशनी जो है, सफेद रोशनी के अंदर सारे कलर्स होते हैं, सारे रंग जैसे शामिल होते हैं, उसी तरह से हम हमारी जो चेतना है, हमारा जो स्रोत है, मतलब एक अनंत चेता है, उस तक पहुंचने के लिए वो और ज्यादा करीब हो जाता है, जितना आप उस स्पेक्ट्रम को बढ़ाएंगे, एफआरवी को आप जितना बढ़ाएंगे। कंटिन्यू आगे। ये ना, फिनिश दिस, हाँ। जब हमें किसी पाठ की आवश्यकता होती है तो हमारे कंपन स्पेक्ट्रम में कुछ आवृत्तियों का अभाव होता है। आभा एक विशेष पैटर्न से रहित है। यदि हमारे कंपन स्पेक्ट्रम में एक घटक की कमी है, तो होलोग्राम में संबंधित घटक असंगति के माध्यम से पीछे हटने के लिए हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, और इसलिए हम अनिवार्य रूप से उस चीज को प्रकट करने की अनुमति देते हैं जिसे हमें अनुभव करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। कहा गया है दूसरे तरीके से, संतुलन में हमारे दायरे की सीमा में लापता क्षेत्र शामिल है, जो संभावित भविष्य के अनुरूप अनुरूप फिट होते हैं। ओके। इसको एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ, ये ओके। बेसिकली ये है कि आपके ऑरा के अंदर जिस स्पेक्ट्रम में जिस रंग की कमी है, और जिस अनुभव को जो अनुभव होने से आप सही चुनाव करोगे और आपका वो रंग उसमें शामिल होगा, उस हिसाब से आपकी जिंदगी में वो उत्प्रेरक लगता है और आपको वो अनुभव आता है। और वो जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते हो, सीख नहीं लेते हो, तब तक वो बार बार उत्प्रेरक आपकी जिंदगी में लगता जाएगा। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, राइट? हाँ, बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो बोल रहे कि हमारा जो कंपन स्पेक्ट्रम है, जो वाइब्रेटरी स्पेक्ट्रम है, उसमें कुछ कमी होती है जब तक, मतलब अगर आपको लेसन की जरूरत है, मतलब आपके कंपन स्पेक्ट्रम में कोई कमी है जिसको पूरा करने के लिए उस लेसन की जरूरत है। हम्म। हम्म। इन संभावित भविष्यों, सॉरी,
इन संभावित भविष्यों में महत्वपूर्ण अनुभव शामिल हैं जिनका भावनात्मक घटक हमारे दायरे की सीमा के विस्तार को बढ़ावा देने और अंतर को भरने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब कोई सबक सीख लिया जाता है तो नई संतुलन स्थिति अब उस प्रकार के अनुभवों को आमंत्रित नहीं करती है क्योंकि अंतर भर जाता है। लेकिन सबक सीखने में असफल होने से अंतर पहले की तुलना में थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि सबक सीखने में असफल हो रहे हैं। पहल, पहली बार ये बढ़ती गंभीरता के विभिन्न रूपों में दोहराता है। यू कैन एक्सप्लेन दैट। आई थिंक दैट्स द सेम थिंग दैट इज तो कंटिन्यू। जब हम एक सबक को सीख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर और भी अधिक संतुलन आ जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से हम हमारे अनुभवों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं करते, ऐसे अनुभवों को हम अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम जरूरी सबक नहीं सीखेंगे तो जो जो दरार है, जो गैप है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगी और भी ज्यादा असंतुलित स्थिति पैदा होगी। इसलिए जब हम पहली बार में वो सबक नहीं सीखते हैं, तो फिर वो अगली बार उससे भी ज्यादा तीव्र होता है वो सबक। वो असेंडिंग, मतलब उसके बाद वाले जो सबक आते हैं वो और तीव्र और तीव्र और तीव्र ऐसे आते हैं, अगर हम पहली बार में नहीं सीखते हैं। ओके, आई जस्ट पॉज द रिकॉर्ड। ओके, कंटिन्यू। यू कैन रीड इट। कि मन का अनुभव सम्राट एक सक्रिय शक्ति है, जादूगरनी वाला कार्ड, और ध्रुवीयता को तेज करने में मदद करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करता है। शरीर का अनुभव, जहां जादूगरनी हमारे जानवरों सहित प्रकृति की हिंसक ताकतों को वश में करने के लिए हमारी आध्यात्मिक प्रकृति की क्षमता का प्रतीक है। स्वयं जीवन मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। उत्प्रेरक हमारा ध्यान खींच लेता है और तब तक नहीं जाने देता जब तक हम इसे ठीक से संसाधित नहीं करते। अधिकांश लोगों का जीवन अस्त व्यस्त और बेतरतीब होता है। या ओके, तो एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का अनुभव वाला आर्केटाइप है एन्चेंट्रेस। एन्चेंट्रेस को जादूगरनी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब एक्सपीरियंस ऑफ माइंड जो था, वो एम्परर था। वो एक एक्टिव फोर्स है, या फिर उसको सक्रिय बल कहते हैं। वो सक्रिय बल है जो क्या करता है बेसिकली, उत्प्रेरक के माध्यम से वो अपना पोलराइजेशन को तेज करता है। हाँ, ध्रुवीयता को वो तेज करता है। तो एन्चेंट्रेस क्या करती है, जो एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी है, वो हमारे अंदर जो जानवरी प्रवृत्ति है ना, और जो हिंसक शक्तियां है, उनको वश में करती है। और हमारी आध्यात्मिक प्रकृति की क्षमता को, वो एक्चुअली एक प्रतीक है कि हमारे आध्यात्मिक प्रकृति की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसका एक प्रतीक है जो हमारे अंदर की जानवरी प्रवृत्ति और हिंसक शक्तियों को वश में करती है। जीवन मंत्रमुग्ध करने वाला है, और जो उत्प्रेरक है वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और तब तक नहीं जाने देते जब तक हम उसे ठीक से प्रोसेस ना कर ले। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए, ज्यादातर अधिकांश लोगों के लिए ये जो लाइफ है, जो जीवन है, वो काफी क्योटिक, अस्त व्यस्त करने वाला है और रैंडम है काफी। ओके, नेक्स्ट। shall I continue with this? उत्प्रेरक या के उत्प्रेरक के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे हम शरीर के अनुभव से आसानी से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भौतिक संसार और उसके सभी भ्रमों से मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर जब वो बात करते हैं ना, जब वो बॉडी बोल रहे हैं या शरीर की बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर लगता है वो असल में इस भौतिक जिंदगी की बात कर रहे हैं कि पैदा होने के बाद इस भौतिक जिंदगी में जो अ, चेतन अवस्था में, मतलब कि इस माया कॉन्शियस। जाल में हमारे अनुभव होते हैं। सो व्हेन दे से आर्किटाइप्स ऑफ द बॉडी, आई थिंक व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज आर्किटाइप्स ऑफ द थर्ड डेंसिटी। दिस इज व्हाट फिजिकल आई रियल। थिंक। या फिजिकल रियलिटी और फिजिकल इल्यूजन। हम्म। उपदेशात्मक परंपरा में जादूगरनी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसे पवित्र किया जाता है। यह केवल पवित्र कार्य के माध्यम से है कि मानव पवित्र होता है, जिसका अर्थ है ये है कि परमात्मा के साथ संरेखण की प्रक्रिया के माध्यम से है, जो किसी को अपने आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण को पवित्र करने की अनुमति देता है। एक्सप्लेन।
ओके, सो हमारे जो उत्प्रेरकों के जो उतार चढ़ाव भी काफी रैंडम होते हैं, है ना? तो और शरीर के अनुभवों से भौतिक संसार और उसके सभी भ्रमों से हम मोहित हो जाते हैं, है ना? तो हर्मेटिक ट्रेडिशन जो है, हम हर्मेटिक ट्रेडिशन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या है, पर उसमें जो हर्मेटिक ट्रेडिशन कबाला से जुड़ा हुआ है, और उसका कार्ड्स को पढ़ने का या आर्किटाइप्स को पढ़ने का या समझने का, इंसान की जिंदगी को समझने का तरीका अलग है। हाँ, तो उसमें के अंदर वो एन्चेंट्रेस। लोग कार्ड्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हैं, और कबलिस्टिक ट्री ऑफ लाइफ वगैरह ये सब जुड़ा हुआ है इससे। हाँ बोलो। ओके, तो फिर हर्मेटिक ट्रेडिशन में एन्चेंट्रेस एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जिसे उस शक्ति को पवित्र किया जाता है बेसिकली। मतलब इंसान तभी नहीं अपने नहीं आप नहीं को। नहीं नहीं, यहाँ पर हर्मेटिक ट्रेडिशन में जो ये स्ट्रेंथ कार्ड में ये जो जादूगरनी है, ये दर्शाती है एक शक्ति जो अपने आप में पवित्र है। अगर अच्छा। हम हमारे सनातन धर्म से इसे जोड़ेंगे, तो एम्प्रेस कैटलिस्ट ऑफ द माइंड थी, तो वो थी लक्ष्मी। और ये जो है ये है काली, काली या दुर्गा। तो वो दुर्गा हो सकती। पवित्र शक्ति है अपने आप में। सो दुर्गा रियली symbolize symbolize symbolically दुर्गा इज द परफेक्ट अपने अपने कंपैरिजन। हाँ, शेर है। सॉरी, व्हाट डिड यू से? तुम्हारी आवाज कट गई। कार्ड है ना, उसमें शेर है। हाँ, शेर है, सेम। हाँ। हाँ। राइट। हम्म, आगे बोलो। हाँ, तो एन्चेंट्रेस वो शक्ति है जो अपने आप में पवित्र होती है। मतलब और इंसान तभी अपने आप को पवित्र कर सकता है जब वो सही तरीके से, वो सही कर्म कर रहा तरीकों है। अच्छा काम करे, अच्छे कर्म करे। और जब वो परमात्मा के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाता है ना, तो उसके बाहर और अंदर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होने लगता है। हम्म बेसिकली हम खुद को किसके साथ जोड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उस शक्ति का किस हद तक उस शक्ति को किस हद तक पवित्र कर सकते हैं। हम्म और डिड वी डू इट टिल हियर और शुड वी गो अहेड? आई थिंक रा का बोला था उसने। हाँ, तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। तो दूसरे शब्दों में, हम जिस चीज के साथ खुद को जोड़ते हैं वो ये निर्धारित करता है कि हम उस शक्ति को किस हद तक पवित्र कर सकते हैं। ये तुमने अभी बताया। क्या आप हम्म। उच्च या निम्न के साथ संरेखित हैं? हर हर्मेटिस हर्मेकिटिस हर्मेटिकस द्वारा संदर्भित बल बुद्धिमान ऊर्जा है, वह महत्वपूर्ण रहस्यमय शक्ति जो हमारे माध्यम से आती है। I don't know what hermetic is. Must be the hermetic thing only. लेकिन हम्म। बुद्धिमान ऊर्जा क्या है? रा कहते हैं एकता है, ये एकता ही सब कुछ है। इंटेलिजेंट इन्फिनिटी मतलब अनंत बुद्धिमान, बुद्धिमान एकता। एकता में क्षमता है और गतिज क्षमता बुद्धिमान है। कैन एक्सप्लेन? हम्म। इस पे डिपेंड करता है कि आप उच्च ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं या निचली ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो हर्मेटिक कल्चर में द एक फोर्स मिनट, बोलते एक मिनट। जब आप कहते हैं उच्च ऊर्जाओं और निम्न ऊर्जाओं, मतलब कि एक हैं। होती है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उच्च हम्म। ऊर्जा का मतलब आपकी सोच और आपके कर्म उच्च हैं, अच्छे हैं, प्रेम और रोशनी से, ईश्वर की रोशनी से, पवित्रता से संरेखित हैं। और निम्न का मतलब या छोटे, या जैसे छोटे विचार बोलते हैं ना, घटिया सोच बोलते हैं। तो क्या आपकी ऊर्जा छोटी है? अब छोटी मतलब जो एफआरवी है उसके अंदर हम्म। डर, अपराध बोध और आ, इस तरह की जो आ, नफरत, लालच, वासना, ये सब जो चीजें होती हैं, ये नि- एफआरवी के निचले निचले स्तर पर आती हैं। तो अगर हम्म। आप उससे जुड़े हुए हैं तो ये फर्क पड़ता है कि आप कौन सी वाली वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। दैट, हाँ, कंटिन्यू। सो हर्मेटिक कल्चर में द फोर्स बोलते हैं ना मैम, आपने वो मूवी में देखा होगा, मे द फोर्स बी विथ यू। हाँ। तो वो
वो एक महत्वपूर्ण और एक रहस्यमय शक्ति है जो हमारे माध्यम से आती है, लेकिन वो बुद्धिमान ऊर्जा, मतलब वो ये है महत्वपूर्ण रहस्यमय शक्ति है, लेकिन बुद्धिमान ऊर्जा क्या है? तो रा कहते हैं कि देर इज यूनिटी, दिस यूनिटी इज ऑल दैट देर इज, मतलब सब जगह पे एकता है, क्योंकि एकता ही है सब कुछ। इस एकता में क्षमता भी है और गति भी है, मतलब पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। और क्षमता क्या है? क्षमता है बुद्धिमान अनंतता, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। परमात्मा, जिसको हम परमात्मा बोलेंगे, जो हाँ, इंटेलिजेंट। हाँ, तो इंटेलिजेंट एनर्जी जिसको बोलते हैं वो बेसिकली क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा से आती है, हाँ। हो गया? चला हाँ, स्टॉप द रिकॉर्डिंग? मैंने एक और। हाँ, ये वो ऊर्जा है जो जीवित चीजों को सजीव करती है। कच्चा हम्म। कहते हैं, कहता है कि हाँ, राह को रॉ नहीं, कच्चा नहीं, रॉ। रा कहते हैं कि एक ही ऊर्जा है, एक ही परमात्मा है जिसके हम सब अंश है। इसे प्रेम प्रकाश या प्रकाश प्रेम या बुद्धिमान ऊर्जा, जो कहना चाहो कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, जो भी कहो। जीसस भी नहीं, जीसस से एक्चुअली जो रोशनी जीसस के द्वारा आई, जो ज्ञान जीसस के द्वारा आया या किसी भी पीर पैगंबर के द्वारा आया, तो वो जो सफेद रोशनी होती है, जो हम जैसे मैंने एक बार बताया था कि भगवान की मूर्तियों में हमेशा हाथ ऐसे उठा हुआ होता है, और हाथ से ऐसे लौ दिखती है कि रोशनी आ रही है आपको आशीर्वाद देने के लिए। वो जो है वो रोशनी, वो अनंत बुद्धिमानता है। बुद्धिमान ऊर्जा के बिना हम एंट्रोपी से उभर जाएंगे। व्हाट इज एंट्रोपी? कोई जीवन एन- नहीं होगा, ये ऊर्जा हाँ, हमारे माध्यम से चलती है। हाँ, व्हाट इज और एंट्रोपी? एंट्रोपी मतलब जिसमें जान ना हो। से उभर जाएंगे। अच्छा। हम्म। और हमारे ऊर्जा केंद्र ये निर्धारित करते हैं कि हम इस बुद्धिमान ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं। चेतना वो प्रिज्म है जिसका द्वारा बुद्धिमान ऊर्जा को दुनिया में निर्देशित किया जाता है। बेसिकली हमारे अंदर जो आत्मा है, हम्म। एक सोल होती है, वो अलग चीज है, एक आत्मा है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का हिस्सा है, और वही हमें जीवन देता है। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो निर्जीव हो जाता है, तो जान ही नहीं रहती इसमें। तो उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, ये शरीर कुछ भी नहीं है। और वही अनंत बुद्धिमानता, वही बुद्धिमान ऊर्जा है। तो जैसे कि आप कांच का पिरामिड अगर लेंगे, सफेद कांच का, और उसमें से धूप की रोशनी की एक लौ निकलेगी, तो दूसरी तरफ वो 7 रंगों की निकलेगी। जैसे इसी वजह से पानी की बूंद से जब धूप निकलती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो इसी हम्म। तरह से हम जो हैं, समझ लो कि हम वो पानी की बूंद है या वो कांच का प्रिज्म है, जिसके अंदर जब ये रोशनी पड़ती है तो हमारे सातों रंग हमारे अंदर जो है उनको अम, मतलब उनको उजागर करती है। और वो जब उजागर होते हैं तो वो अलग अलग रंग में हमेशा नहीं दिखते, वो इकट्ठे एक सफेद रंग में ही दिखते हैं। लेकिन अगर आपने सुना होगा कि किसी का ऑरा कभी पीला, कभी लाल, कभी हरा, कभी ऑरेंज होता है, वो इसलिए कि वो वाली ऊर्जा उनके अंदर बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी कभी उनके ऑरा में रंग नजर आते हैं, जिनको ऑरा देखना आता हो। आगे बढ़ो या बस? हम्म। आगे जब आपने पढ़ा क्या? नहीं, आई हैवंट कम टू द एन्चेंट्रेस एज येट। ओके। आई थिंक वी स्टिल हैव टू डू दैट। ओके। तो ये जो एंचेंट्रेस वाला जो कार्ड है ना, इसमें एक्चुअली बेसिकली अगर आप देखो तो ये शेर जो है ना उसके सामने, और उस शेर तक को वो कंट्रोल कर रही है। शेर मतलब अपने हमारे अंदर की जो जानवरी प्रवृत्ति है उसको वो वश में कर रही है अपने, ठीक है। और उसके पैरों के नीचे, वो वाले कार्ड में अगर आप देखोगे इसमें है नहीं, उसके कार्ड में सीड्स है, मतलब बीज है। और कुछ कुछ उग रहे हैं, कुछ पौधे बन गए हैं, कुछ नहीं उग रहे हैं। जमीन के और नीचे बीज डाले हुए हैं। हाँ, तो उस बेसिकली वो उसके लिए वो सीड्स को जर्मिनेट, मतलब प्लांट्स बनने के लिए एक उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है।
ये बीज हमारे अंदर ही होते हैं। हमारे अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको साफ करने से और हमारे मन में एक संतुलन बनाने से एक उपजाऊ जमीन, हमारे मन में एक उपजाऊ जमीन बनने लगती है। और जो वन इनफाइनाइट क्रिएटर, एक अनंत रचयिता जो है, हमारे मन की जमीन में तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक हम उसे उगने के लिए, उसके रूट्स को उगने के लिए एक उपजाऊ मिट्टी ना प्रदान करें। है हम्म। ना, यही है ना। और इसके लिए एक उत्प्रेरक जो होता है ना, उत्प्रेरकों को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, ताकि ये आपके जो अनंत रचयिता है वो आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता बना सके। हम्म। और आगे। एक्चुअली जो हाँ। बीज हैं वो एक हाँ। तरह से आपको, जो बीज हैं वो आपके अंदर हैं, और हम्म। जब उन्हें उत्प्रेरक मिलता है तो उन्हें बाहर फूट के, जैसे एक बीज बहुत सारे पत्थर और मिट्टी को फाड़ कर फिर वो पौधा निकलता है ना, तो इसी तरह से बहुत सारी मुश्किलों के बाद जिस तरह से वो बीज बाहर निकलता है, इसी तरह से उत्प्रेरक लगते हैं हमारी जिंदगी में, जिनके वजह से वो चीज बाहर आती है, जो जिस चीज को आपको सीखना है वो बाहर आती है। और दूसरी एक और बात उसने कही थी कि कोई भी ध्रुवीकरण या कोई भी चीज, जैसे बिजली है, वो बिना अ, सकारात्मक और नकारात्मक पोलैरिटी। ध्रुवीकरण के, पोलैरिटी एक्चुअली, जैसे एक सेल के दो साइड होते हैं, प्लस और हाँ। माइनस, वो जब तक उस- दोनों नहीं होंगे तो बिजली पैदा नहीं होगी। तो हम्म। ब्रह्मांड में भी बिजली ऐसे ही पैदा होती है। तो इसी तरह से हमें अगर अपने रचयिता या अनंत निर्माता की प्यार और रोशनी का आशीर्वाद आशीर्वाद चाहिए, और हमारे अंदर उसको, उस रोशनी को संतुलन में लाना है। हम्म। सॉरी, संतुलन में लाना है। तो अ, एक मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ उसको। तो उत्प्रेरकों की वजह से वो जो पत्थर वत्थर जो बाहर आते हैं, लेकिन जस्ट उत्प्रेरकों को जब आप अच्छे से प्रोसेस कर लेते हो ना, उसका संतुलन बना लेते हो, तो फिर वो मिट्टी, आपके मन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। लेकिन ये जो काम है ना, काफी कठिन है, काफी परिश्रम लगता है उसमें, जहाँ आपको उन पत्थरों को हटाना है, यू नो। तब ये बीज जो है धीरे धीरे उनके उगने लगते हैं और फिर वो खिलने लगते हैं और उसमें फल आते हैं। जो जो फल है ना, वो आपके मेहनत का नतीजा है बेसिकली। और यहाँ पे वो बेसिकली ये जो एल्केमिस्ट का जो काम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एल्केमिस्ट का जो कार्य है वो ये कार्य है। ठीक है। और फिर बिजली का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ। ओके। Ras says the purpose of hilarity is to develop the potential. Finish this, because then he's starting with the next card, right? ओके। सो जो पोलैरिटी है, ध्रुवीयता है, वो का उद्देश्य ये है कि कार्य करने की क्षमता को विकसित करना, है ना। जैसे बीजों में क्षमता होती है, मतलब पोटेंशियल होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है, और क्षमता को हासिल किया जा सकता है। जैसे हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे, उसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। ये वे शरीर के लिए चक्र का सारांश है। याद रखेंगे, सभी संकेतक एकाकृत अवधारणाएं हैं। सिग्निफिकेटर ये ऑफ बॉडी। दिस नहीं नहीं नहीं, वो पोटेंशियल इज टैप्ड एज वी प्रोग्रेस एंड द ग्रेट वर्क हैज बिकम सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये नेक्स्ट की बात कर रहा है। क्या बोल दिस, रहा है वो तो साथ फिर में वो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ लेकिन तभी इसको पूरा करके वो अगले कार्ड पे जाएगा ना, कि ये जो हमारे अंदर इन बीजों का, या इन बीजों को अंकुरित करने की जो शक्ति हमारे अंदर है, जो काबिलियत है, तो वो अच्छा। काबिलियत हमारे अंदर जो है वो तभी शुरू होती है, क्योंकि फिर शरीर का जो कारक है वो अगले कार्ड में आएगा, हैंग्ड। हम्म। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये सारे कारक जो हैं वो यूनिफाइड कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि टैरो में शरीर के कारक को जल्लाद कहा जाता है। नहीं, जल्लाद नहीं
हैंगड एक्चुअली उल्टा टंगा हुआ इंसान है, तो हम्म। जल्लाद नहीं है ये, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। और वो कहते हैं कि याद रखें कि सभी संकेतक एकीकृत अवधारणाएं हैं, सभी एक्चुअली एक हैं। जितनी स- सिग्निफिकेटर्स, सारे सिग्निफिकेटर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर सारे ही जितने नहीं मैट्रिक्स हैं। हाँ, ये इट्स रिटन, रिकॉल दैट ऑल सिग्निफिकेटर्स आर यूनिफाइड कॉन्सेप्ट्स। जुड़े हुए हैं, वो पिछले जितने भी आर्किटाइप्स है ना, उनका एक यूनिफाइड कॉम्बिनेशन है वो। मतलब का बॉडी के एक आर्किटेक्ट की बात कर रही हो? हाँ, सो बॉडी के जो आर्किटाइप्स है ना, उसका जो सिग्निफिकेटर है वो पिछले आर्किटाइप्स का एक यूनिफाइड वर्जन है। मतलब ये जो अपना शरीर का जो चक्र है ना, उसका एक सारांश समरी है बेसिकली। वो उस आर्किटाइप्स का एक समरी बनाता है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हम्म। ओके। या। ओके। सो जैसे हमने पहले बोला था कि जितने भी सिग्निफिकेटर के जो कार्ड्स है ना, वो पिछले आर्किटाइप्स का एक एकाकृत मतलब एक यूनिफाइड अवधारणाएं हैं। मतलब शरीर के जो चक्र है उसका एक सारांश है, समरी है। सो इस सारांश को, अच्छा मैं पढ़ूं क्या, एक मिनट। नहीं, मैं पढ़ यस। देती हूँ। अच्छा या आप तो पढ़ दो। ऐसे बिना पढ़े समझाना है तो समझा दो, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, टाइम मतलब मैं कुछ मिस बचेगा। हो जा कर दूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारांश बलिदान का कारण बन सकता है, परंतु ये शहादत नहीं है, शहादत नहीं है। यह निम्न के लक्ष्यों को उच्चतर के लक्ष्यों के नहीं, मेरे गले में अटक रहा है, तुम ही पढ़ दो। मैं पढ़ती हूँ। यह यह सारांश बलिदान का कारण बन सकता है, परंतु यह शहादत नहीं है। यह निम्र के लक्ष्यों को उच्चतर के लक्ष्यों के लिए बलिदान कर रहा है। शरीर के अनुभव में मन की मिट्टी को जोता गया है, ताकि इसे शरीर के अर्थ में उपजाऊ बनाया जा सके। जागरूकता के बीज खिलते हैं इस उपजाऊ मिट्टी के भीतर और फल लगते हैं। अपने निचले हिस्से का बलिदान देना इस प्रक्रिया का एक अपरिहार्य परिणाम है। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये इसका जो समरी है, ये जो सारांश है, उसका मतलब है त्याग करना। क्या त्याग करना? मतलब आपके निचले जो भी ऊर्जाएं हैं उनका त्याग करना उच्चतम ऊर्जाओं के लिए। ये इसे आप इस त्याग को आप सैक्रिफाइस, इसको शहादत को क्या बोलेंगे, उसको मार्टिरम नहीं बोलोगे, शहीद होना नहीं बोलोगे। ठीक है, इसको शहीद होना नहीं बोलते इसको, बस ऊपर के ऊर्जाओं के लिए नीचे को नीचे वालों को छोड़ देना है। हम्म। और पिछले आर्केटाइप में मन की मिट्टी पर काम होता था, राइट। हम्म। मतलब मन की मिट्टी पर काम हो रहा था ताकि वो उपजाऊ बन सके। और इस आर्किटाइप में जो जागरूकता के जो बीज है ना, उस उपजाऊ जमीन पर खिलने लगते हैं और उनमें फल लगता है। और अपने जो निचले अवधारणाएं हैं उनका त्याग करने से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। और इसी तरह नकारात्मक मार्ग के लिए उच्च कच्चे का बलिदान ओके। इसी उच्च तरह कच्चे नकारात्मक मार्ग के लिए उच्च, हाँ, रॉ एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। उच्च तो अगर राह के नहीं, ऑफ द हायर, इधर फुल इसको मैं स्टॉप आना चाहिए। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो हमने जो त्याग किया निचले शक्तियों को का त्याग किया ऊपर वाली शक्तियों के लिए, ये सर्विस टू अदर्स, मतलब दूसरों के कार्य पे जो लोग दूसरों की सेवा के मार्ग पे जो लोग हैं वो करते हैं। अब इसका ऑपोजिट देखोगे ना, जो नकारात्मक इकाई है, जो नकारात्मक रास्ते पे चलते हैं, उनकी निचली धारणाओं को वो अपनाते हैं। और ऊपर की जो धारणाएं हैं ना, जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीजें हैं, उनका त्याग वो करते हैं, वो उल्टा करते हैं। उसके बाद रा रा का सेंटेंस आएगा। हम्म। रा का कहना है, ऐसा कोई हम्म। अनुभव नहीं है जो किसी प्रकार के प्रयास से नहीं खरीदा जाता है। कोई सक्रिय सेवा स्वयं या अन्य नहीं है जिसकी इकाई को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। प्रकट होना उसकी शुद्धता के अनुरूप है। एसटीओ मतलब दूसरों की सेवा वाले परिप्रेक्ष्य से बलिदान व्यक्तिगत ट्यूनिंग प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब कि जब आपको इस जिंदगी में, इस भौतिक जिंदगी के माया जाल के भ्रम की जो भी माया है, उसके अंदर जब आपको बुरी
और नकारात्मक या कम वाइब्रेशन वाली, कम कंपनता वाली चीजों का त्याग जब आप करते हैं, तो आप अपने आप ऊपर वाली वाइब्रेशन में पहुंचने लगते हैं और पवित्र होने लगते हैं, और फिर फल लगने लगता है, आपकी मेहनत और आपकी बलिदान का फल लगने लगता है। और जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं या वो वाला ध्रुवीकरण चुनते हैं, उनके नजरिए से ये उनके आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है, और इसमें उसे बलिदान वो महसूस नहीं करते। मतलब उन्हें नहीं हम्म लगता कि हम कुछ छोड़ रहे हैं या बलिदान कर रहे हैं। वो एक हम्म स्वाभाविक तरीके से उनका स्वभाव का हिस्सा ही बन जाता है। अर्थात हम्म व्यक्तिगत इच्छा दैवीय इच्छा के लिए रास्ता देते हुए दैवीय को आपकी इच्छा का मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। आइए देखें कि आध्यात्मिक संदर्भ में फल शब्द का क्या अर्थ है। याद रखें कि मन के शक्तिशाली में उच्च पुजारिन, हाई प्रीस्टेस, अपने दाहिने कंधे पर फल पहनती है। उसका जो कपड़ा उसने पहना हुआ है, रा के अनुसार, रा के अनुसार चरित्र द्वारा दी गई महान सुरक्षा है ये। फल पैदा करने की क्षमता बढ़ाना एक संरक्षित गतिविधि है। या यू कैन एक्सप्लेन। तो इसमें ये बोला है कि जो हमारा इंडिविजुअल जो इच्छा है ना, विल है, वो मतलब जो एसटीओ के रास्ते पे है, मतलब दूसरों की सेवा के रास्ते पे है, वो अपने स्वतंत्र इच्छा को परमात्मा की स्वतंत्र इच्छा के साथ मिला देते हैं, ताकि वो एक एक रास्ता उसको मिले, और फिर वो आगे परमात्मा ही उसकी फ्री विल को निर्देशित करे, मतलब क्या करे, मार्गदर्शन करे। अगर आपको याद होगा कि पिछले जो आर्किटाइप था ना, उसमें कौन सी हाई प्रिस्टेस वाला जो था, हाई प्रिस्टेस, उसमें उसने अपने राइट कांधे पे एक शॉल लिया था जिसके ऊपर कुछ फ्रूट्स लगे हुए थे। तो वो फ्रूट्स का फ्रूट्स मतलब लगे हुए ये थे, है, फल फल। हाँ, फल फल लगे हुए थे। और रा ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि ये उसके द्वारा दी गई एक सुरक्षा है, मतलब वो फल जो है वो एक सुरक्षा का को डिपिक्ट करता है। और फल पैदा करने की जो क्षमता है, आ, रक्षा वो एक कवच एक प्रोटेक्टेड तरह का। है, एक संरक्षित गतिविधि है वो। एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, सुरक्षा कवच की तरह है। हम्म। पोटेंशिएशन का कार्य जो खुद को संभावित होने के लिए पर्याप्त संतुलन बना रहा है, उपजाऊ मिट्टी बनाता है जो बीजों को अंकुरित होने और फल बनने की अनुमति देता है। यदि आप ध्रुवता का को चुनने के लिए पर्याप्त रूप से संतुलित नहीं है, तो आप संभावित नहीं हो सकते। यदि आप यादृच्छिक उत्प्रेरकों के निचले चक्रों में फंस गए हैं, तो कभी सीख नहीं पा रहे हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यदि आप दूसरे शब्दों में सोए हुए हैं, तो आप संभावित नहीं हैं, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो जो पोटेंशिएशन, जो क्षमता, जो शक्ति प्रदान करता है ना, उसका जो कार्य है वो आपका एक एक जब तक आपके अंदर एक संतुलन नहीं आ जाता ना, जब तक आपकी वो मन की मिट्टी उपजाऊ बन के उसके अंदर जो बीज है वो अंकुरित होके फल बनने की अनुमति तब तक नहीं देगी। और उसके लिए आपको आपका पोलैरिटी चूज करना पड़ेगा, आपको ध्रुवीयता को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ध्रुवीयता आप चूज नहीं करोगे वो पर्याप्त संतुलन नहीं हो पाएगा। और अगर पर्याप्त संतुलन नहीं होगा तो फिर वो पोटेंशिएशन में आप नहीं रहोगे। ओके, और फिर ये आप उसी वो जो रैंडम कैटलिस्ट है उसके जो निचले चक्र है उसी में फंसे रहोगे, और आगे सीख नहीं पाओगे, कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो जो लोग सोए हुए हैं ना, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता, संभावनाएं नहीं होती। हम्म। यीशु, मतलब यीशु थॉमस के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल हम्म गॉस्पेल ऑफ थॉमस में यीशु कहते हैं, अंगूर कंटीली कटीली झाड़ियों से नहीं तोड़े जाते, नहीं अंजीर थिसल से, क्योंकि वे फल नहीं देते। अच्छा प्रस्ताव उनके दिल के रहस्य से अच्छाई, अच्छा, द गुड ऑफर गुडनेस फ्रॉम द सीक्रेट ऑफ द हार्ट।
कुटिल purpose लोग of अपने हृदय के रहस्य से कुटिलता की पेशकश करते हैं। जो व्यक्त होता है वही हृदय से छलकता है। हमारे हृदय में जो है वही अभिव्यक्ति ही फल है। मतलब के बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जो दिल के अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली, बेसिकली वो जो वही कर रहा अच्छा है उसके अंदर से अच्छा ही निकलेगी। जो है। हाँ, कट ने कौन सा वर्ड यूज किया था वहां पे, जो कटु, कटिल। कट्टू इंसान है, कटील हाँ, इंसान है, मतलब उसके अंदर कांटे वाली झाड़ियों पर झाड़ियों से अंगूर नहीं निकलते हैं। अंकुर नहीं निकल सकते ना, तो जिसके हाँ। अंदर जो है वही निकलेगा और बाहर वो एक्सप्रेस होगा। हम्म। अधिक हम्म। विशेष से ये उस चीज की बाहरी अभिव्यक्ति है जिसके साथ आप स्वयं को संरेखित करना चुनते हैं। जो साथ लेटे हुए हैं, दोज हु आर लाइंग विथ, वे जो कुछ भी करते हैं उसमें जितना निचला व्यक्ति उतना ही कम व्यक्त करता है। द लोअर एक्सप्रेस द लोअर इन ऑल दे डू। मतलब जो भी जिस तरह की आपकी कंपनता होगी वो नीचे की है, तो आप सारे काम उसी कंपनता के हिसाब से करोगे, और ऊपर की है तो सारे काम उसी हिसाब से करोगे। जो लोग हम्म। उच्चतर के साथ तालमेल बिठाते हैं वे सभी में उच्चतर का को अभिव्यक्त करते हैं। वे ऐसा करते हैं, मतलब हर चीज में। मनुष्य समय को इस तरह से प्रभावित करता है। हमारे कार्य का फल यह निर्धारित करता है कि हम समय के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं, या तो सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में। आई थिंक दिस डजंट नीड एक्सप्लेनेशन। या इस इट्स इस प्रकार कीमिया, अल्केमी का महान कार्य समय के परिवर्तन के साथ समाप्त होता है। सकारात्मक परमाणु आंतरिक परिवर्तन उन्हें आत्मा के लिए शुद्ध चैनल बनने की अनुमति देती है। ट्यून्ड उपकरण शब्द का यही अर्थ है। मतलब कि जिसको बोलते हैं ना फाइन ट्यून्ड उपकरण, जैसे एक आप गिटार बजा रहे हो लेकिन उसमें से जैसी आवाज आनी चाहिए वो बहुत बेसुरी आ रही है, तो आप उसका थोड़ा कहीं स्क्रू टाइट करते हो, कहीं ढीला करते हो। तो इसीलिए जब कोई पागलपन की बात करता है ना तो उसको बोलते हैं तेरा लगता है तेरा स्क्रू ढीला है। तो वो फाइन ट्यून कर जो करते हैं ना, तो जो लोग एक उपकरण बन जाते हैं अनंत बुद्धिमानिता की रोशनी के लिए, वो उसको ट्यून्ड इस उपकरण बोलते हैं। और ट्यून्ड उपकरण शब्द का यही अर्थ है। इस प्रकार जो टंगा हुआ आदमी है उसके आत्मा के फल पर हैंगमैन के चारों ओर खिलने वाले जो फल सुंदर अलंकृत फूलों का चित्रण है। ये आपके विशिष्ट जंगली फूल नहीं है। मतलब कि जो चित्र दिखाया था उन्होंने उसके अंदर वो जो आदमी था उसके आसपास दो खंबे थे जिसके ऊपर जैसे जादूगरनी का कार्ड जो हमने देखा उसमें बीज थे। तो वो बीज अंकुरित होकर उसमें से बेल निकली और उसके दो साइड के जो खंबे थे उसके ऊपर, या यूं समझ लो पेड़ के तनों के ऊपर वो बेल लिपट गई और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो आप भौतिक वस्तुएं, चीजें, जिंदगी, इनमें बहुत सारी चीजों को त्यागना पसंद करते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल दिया जाए तो तुम्हें याद होगा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कुछ 1-1.5 साल से बोलते आए हैं कि अब किसी से मिलने का, बात करने का मन नहीं करता। अब ये भौतिक चीजों के अंदर मन नहीं लगता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे वो बीज अंकुरित किए हुए बीज आ, ईश्वर की रोशनी की ओर आध्यात्मिक उन्नति करने लगेंगे, वैसे वैसे इन भौतिक चीजों से मन उठता जाएगा। किसी का कोई खाने के शौक छूट जाएंगे, किसी के कोई कुछ और चीजें छूट जाएंगी। दैट्स व्हाट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू डू। वेलकम पा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ अब आप समझा दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पैराग्राफ, अरे बोल, अरे इस यार अभी तो प्रकार वहाँ अल्केमी की महान ये अधिक एक ही पैराग्राफ तो रह गया। ये अधिक नाजुक फूल प्रतीत होते हैं जिन्हें अनुभवी शरीर में दर्शाए गए से भी अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तब ट्यून किया गया उपकरण जीवित व्यक्ति के खिलने के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए अनुभव द्वारा बनाए गए फल का उपयोग कर रहा है। व्यक्ति की इच्छा का यह त्याग व्यक्ति के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाता है।
टोरंटो में शरीर के परिवर्तन को मृत्यु कहा जाता है। टोरंटो में अरे वो टोरंटो ने वो टारो था, और वो आगे का तो ये जो हैंगमैन का बट कार्ड है ना डेथ मैम, इन दिस केस इज नॉट अ नेगेटिव वन। हाँ या तो मैं इसको बोलो। एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैंगमैन का जो कार्ड आप ओपन करना 2 मिनट। अच्छा 1 मिनट। उसके हाथ वो जब उल्टा लटका है ना, उसके हाथ से कुछ बीज वो नीचे फेंक रहा है जमीन पे, और उसके नीचे कुछ ऑर्नेट फ्लावर्स है। उसने ये बोला कि ये जंगली फूल नहीं है, उससे भी ज्यादा नाजुक फूल है, और जिसके लिए आपको आपके जो मन का जो उपजाऊ जमीन है उसको और ज्यादा रिफाइन करना होगा, उसको और ज्यादा उपजाऊ बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो डेलिकेट फ्लावर्स है वो उग सके। इसमें तो है नहीं, ये बट उस है ये रहा। ऑर्नेट फ्लावर्स नहीं है ना नीचे। है और नहीं, वो फ्लावर्स नीचे नहीं है, लेकिन ये जो साइड में बेल में अंगूर लगे हुए हैं, ये वही है ना जो हाई प्रीस्टेस के शॉल में थे। हाई प्रिस्टेस के शॉल में अंगूर थे कि पोमेग्रेनेट्स थे? अंगूर पोमेग्रेनेट। अंगूर थे, अंगूर थे। पोमेग्रेनेट्स आजकल के टारों में होते हैं, उसके अच्छा। अंदर अंगूर थे। और यहाँ पर हम्म। भी अंगूर हैं, पर यहाँ पर वो किसी भी कार्ड में वो फ्लावर्स नहीं है। ये यहाँ पर तो सांप। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप जितना अपने ऊपर कार्य करोगे ना, उतने आपको और डेलिकेट चीजों के लिए और ज्यादा अपने मन के जमीन को और ज्यादा रिफाइन करना होगा, ताकि और नाजुक चीजें भी उसमें उग सके। समझ में आ रहा बेसिकली मेरे ख्याल से वो कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा है, क्योंकि काफी सारे टैरो कार्ड्स में हैंगमैन के नीचे सांप है। यहाँ पर भी है? सांप है और यहाँ पर भी सांप है। तो वो हम्म। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बात कर रहा है। तो हम्म। इसीलिए वो कह रहा है कि बहुत सटीक तरीके से आपको और बहुत ध्यान से आपको इन बीजों को पनपने के लिए जमीन देनी है। एग्जैक्टली। नहीं रुको। हाँ इट इज ओके। बोलो। हाँ बोलो। बट मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो स्पाइडरमैन बन के उल्टा लटका हुआ है और नीचे ये डाल रहा है बीज, साइड से उग रहे अंगूर, ना तो इसके खाने के किसी काम के, ना किसी मतलब कुछ काम का तो है ही नहीं इसके लिए, क्यों बेकार में उल्टा लटका हुआ है ये? आप ये सेशन शुरू से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ वैशाली बोलो। आप अच्छा। ना यहाँ मजाक कर रहे हो, बहुत थके हुए हो और पर एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका। हाँ वैशाली बोल। हाँ। मेरा वो क्वेश्चन था कि जो उल्टा नहीं लटका है। वैशाली, हाँ वैशाली बोलो ना। वो सवाल मत बोल, वो क्वेश्चन मत बोल, ये सवाल बोल। ओके। जो आपने बोला ना नीचे वो क्या बोलते सांप है, राइट? हाँ पर वो हाँ उल्टा लटका है, पर हाँ। कुंडली की शक्ति तो ऊपर से जाती, तो वो नीचे सांप क्या क्या कर मतलब हाउ कैसे? देख कुंडलिनी की शक्ति शुरू तो रूट चक्र से होती है ना। हाँ पर वो ओके उल्टा लटका है वो ना, तो जस्ट उल्टा लटका है इसलिए कि उसने बोला ना कि सैक्रिफाइस कर रहा है, अच्छा। लेकिन शहादत नहीं कर रहा है। हम्म। वो उल्टा इसलिए लटका है ये मैंने कल बताया था, आई थिंक यू वर नॉट देयर यस्टरडे। वो उल्टा इसलिए लटका है कि पहले जिस भौतिक माया जाल को जिस नजरिए से देख रहा था, अब उसने अपनी सोच बदल दी और इसी माया जाल को और ब्रह्मांड को अलग नजरिए से वो देख रहा है, तो उसे सच्चाई का पता चल रहा है। अंडरस्टूड? समझ में अच्छा। आया कि नहीं? हम्म। हम्म। पा आप भी थोड़ा उल्टा लटक कर देखना, शायद आपको दिखे। शायद आपको अपना इन कोर्स इन समझ दिनों तो में आ उल्टा ही जाए। लटका रखा है। इन दिनों तो उल्टा ही लटका पड़ा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा तो है। आज एनीवेज क्या? उसके बारे में एंड में बात वो करेंगे। रिकॉर्डिंग चल रहा है मैम। नहीं, हाँ, एंड में बात करेंगे। अच्छा चल रहा है। सॉरी सॉरी। हाँ सोनिया बता दो। सोनिया यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू द डिटेल्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी है उसको डेथ कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये डेथ वो वाला डेथ नहीं है। ठीक है, वो वाली मृत्यु नहीं है बेसिकली। ये इसका मतलब ये है कि आपके जो साइकिल्स है ना, उसका डेथ हो रहा है। आपके जो साइकिल्स में आप फंसे हो, कैटलिस्ट वाले जो साइकिल है उसका कहीं ना कहीं जाके अब अंत हो रहा है। और कार्ड में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो डेथ है वो उसके हाथ में ऐसा कोई वेपन है, और वो हार्वेस्ट कर रहा है। क्या हार्वेस्ट कर रहा है? उस फील्ड पे बहुत सारे
राजाओं के जो रॉयल्टी है उनके सर पड़े हुए हैं, और उनके सरों को वो हार्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इस भौतिक माया जाल में हमारे अंदर व्यक्तिगत जो ईगोज आ जाते हैं ना, उन ईगोस को वो निकाल रहा है। वो सर है लोगों के, बट इसका मतलब है ईगो है, अहम है, ठीक है। तो उसको वो हार्वेस्ट कर रहा है, निकाल रहा है, अपने अंदर से सारे ईगोस को हटा रहा है। और यहाँ तक कि वो अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है उसको परमात्मा अनंत रचयिता के स्वतंत्र इच्छा के साथ मर्ज कर रहा है। यहाँ मतलब पर वो उसने एक चीज और कही सोनिया। उसने हम्म कहा कि ये जो सर है वो हम्म राजाओं के सर हैं, लेकिन ये अम, एक एक सेकंड, हाँ एक सेकंड होल्ड कर। अच्छा ओके, हाँ बोलो। हाँ, तो ये सेकंड जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, वो शरीर के परिवर्तन को इच्छा के मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है, या अधिक विशेष रूप से निम्र से प्रभावित इच्छा का उच्चतर से प्रभावित इच्छा में परिवर्तन। सर्व सकारात्मक गुण प्रशिक्षण का लक्ष्य अंततः इच्छा को संरेखित करना है, परमात्मा की इच्छा के अनुरूप ढलने की, ताकि जीवित व्यक्ति को आपके माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके और अपनी इच्छा का मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये वही चीज मैंने बोली थी कि जो शरीर का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेथ का आर्किटाइप है, ये अपने अंदर से जो निचली इच्छाएं है, मतलब अपना जो विल है बेसिकली, उसको क्रिएटर के विल के साथ मर्ज करना। और ताकि क्रिएटर उसके विल को फिर मतलब जो इच्छा है उसकी, उसको फिर वो मार्गदर्शन कर सके, करते हैं उस चीज का। और इसके लिए काफी हाई लेवल की फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। नाजुक उपकरण की तरह उच्च स्तर की ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। अंत में टैरो में किमियागरों के शरीर के महान मार्ग पर आते हैं, मतलब लास्ट में जो लास्ट अल्केमिस्ट। लास्ट एल्केमिस्ट है ना, उसके उसके ऊपर आते हैं। तो एल्केमिस्ट वो है जो इन सब चीजों का मतलब अध्ययन करता है, और अपने अंदर और अपने बाहर के जो वातावरण है उसमें पवित्रता लाता है। और जो मेटल है उसको, जो धातु है उसका रूपांतर वो सोने में कर देता है। ओके, हम्म मैं पॉज कर। बोलो। सो जो लास्ट कार्ड है शरीर के आर्किटाइप्स का, वो है कार्ड द हाँ कार्ड दिखाऊं? हाँ, दिखा दो, नो प्रॉब्लम। सो द ग्रेट वे जो है उसको डिपेक्ट करता है अल्केमिस्ट। अब स्टार्टिंग में इसने अल्केमिस्ट के बारे में बताया था। अल्केमिस्ट वो इंसान है जो अ, जिसके अंदर इतनी बैलेंस और संतुलन आ जाता है कि वो अपने शक्तियों से धातु को भी पारस पत्थर बनाता है वो, और उस पारस पत्थर से धातु को भी सोने में बदल सकता है, और उसके अंदर और भी कई शक्तियां होती है। तो इसमें इसने यही बोला है कि जब एक इंसान अपने अल्केमिस्ट वाले आर्केटाइप पे पहुंचता है, तब उसके अंदर के जितने भी निचले ऊर्जाएं हैं ना, वो पहले तो वो हटा चुका है, उसके अंदर बिल्कुल है नहीं। और वो पूरी तरह से जो हमारा एक अनंत रचयिता है उसके साथ उसका डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। वो इंटेलिजेंट एनर्जी जो है उसके अंदर फ्लो करती है उस तरह से। उसकी बॉडी जो है वो बॉडी एक पारस पत्थर का काम करती है। वो हम्म। बॉडी ही एक तरह से वो पारस पत्थर बन जाती है, जो उसके अंदर से जो भी एनर्जीज आ रही है ना उसको वो ट्रांसम्यूट करता है, उसको चेंज करके उसको, मतलब कोई नीचे की हाँ, बना देता एनर्जी है। है तो उस गुस्से को वो चेंज करके उसको प्यार में कन्वर्ट कर देगा। हम्म। हर नीचे एनर्जी को उसको कन्वर्ट करके वो हमेशा एक हायर एनर्जी पे लाके खड़ा कर देगा उसको। हम्म। और उसकी जो इच्छा है, जो विल है, वो डायरेक्टली क्रिएटर के साथ अलाइन होती है, और वो क्रिएटर ही फिर उसकी इच्छा का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। और आप देखोगे कि जितने भी हमारे हायर मास्टर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बुद्ध को दिखा है। तो बुद्ध के सर के पीछे ना एक ऐसा ग्लो होता है। जीसस के सर के पीछे भी एक ग्लो था। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो ग्लो उसके मतलब वो खुद नहीं एमिट कर रहा है, उसके थ्रू आ रहा है। मतलब उसके पीछे नहीं है, उसके अंदर से वो ग्लो निकल रहा है, क्योंकि वो उतना अलाइन हो चुका है वन इनफिनाइट क्रिएटर से। और इस टैरो के पिक्चर में ना उस इंसान के सर के पीछे एक
कौन सा सूरज है। सन बोला था? एट एट क्या बोला था उसने? 8 पता नहीं, 8 8 पॉइंटेड क्या? स्टार। 8 एट एट पॉइंटेड एट ग्रेट, सन पॉइंटेड है, सन है, सन। 8 एट पॉइंटेड ग्रेट, स्टार। एट Arey, it's पॉइंटेड not स्टार। star. He said it's the sun, which is the which sun behind the alchemist's head, and similar to the rays that are depicted, typically depicted as coming out of the enlightened masters. These rays are not being created by the enlightened masters, but they are coming फ्रॉम, through him. And the alchemist isn't making gold through his body. He's become the philosopher's stone. That's what he खुद said. Yeah, that's all. वो मतलब मुझे सन टेक्निकली वो फिर इसका मतलब वो हो गया ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेनबो एनलाइटन बॉडी अटेन रेनबो बॉडी अटेन कर रहा है ना वो, इसका मतलब। अटेन। हाँ वो हाँ। और बॉडी अटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट बेसिकली वो एनलाइटेंड हो गया है। दिस इज व्हाट आई वो तो जो अंडरस्टैंड। एनलाइटेंड हो गया मतलब है उसके पास तो फिर इसका मतलब डायरेक्टली वो एबिलिटीज आ गई ना जो रचयिता की के पास है। तो वो किसी भी चीज को बदल सकता है, धातु को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास वो सारी पावर्स आ गई ना, इसका मतलब। अभी तो वो मतलब अल्केमिस्ट है। मिरेकल पर्सनालिटी, राइट? कंप्लीट अरे बैलेंस एंड एक तो मर्ज इनटू रचयिता। एल्केमिस्ट मत बोलो उसे, एल्केमिस्ट सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सोनिया दुबई में है तो उसका नाम रख दो अल्केमिस्ट। अल अभी अल हबीबी अल्केमिस्ट। वाला फिफ्टी नाम भी रखे। सही है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या आर्किटाइप्स ऑफ द बॉडी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने आर्किटाइप्स ऑफ द माइंड किया था, तो हम लोग जहां तक मुझे याद है, एवरीबडी अग्री, और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सारे कार्ड जो हैं वो जन्म से पहले के हैं। तो यू थिंक के बट बॉडी ओके, बॉडी के भी, सॉरी क्या? I said I understood your perspective, but I did not agree with it. नहीं नहीं, इट्स, इफ यू रिमेम्बर, लवर्स वाला जो कार्ड था उसमें उसने बोला था कि अच्छा, तुम्हारे सारे पिछले जन्मों का, यू सी दैट अगेन इफ यू डोंट रिमेम्बर, ठीक तुम्हारे है। सारे पिछले, मन्ना डू यू रिमेम्बर दिस? तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के जो मतलब स्टोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनका मिला जुला, मिलजुल कर तुम डिसाइड करते हो लवर्स कार्ड में, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड में, कि तुम कौन सा पोलैरिटी चूज करते हो। ये बोला है। हाँ, उसने बोला है ये, लवर्स कार्ड में उसने ये बोला है कि उसके हिसाब से तुम डिसाइड करते हो कि आगे जब तुम जिंदगी लोगे तो तुम कौन सा वाला पोलैरिटी सिलेक्ट करोगे। वो तुम आगे लवर्स, जिंदगी में नहीं मैम, इसी जिंदगी में वो पोलैरिटी चूज करेगा। नो यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड आगे जिंदगी, जन्म जब लोगे, आने वाली मतलब जो भी जन्म तुम लेने वाले हो। नहीं नहीं नहीं, इसी जिंदगी में पोलैरिटी चूज करनी होती है। यू आर नॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो कंफ्यूजिंग। ठीक हाँ है। मतलब वो दोनों ही सही हो, नहीं, दोनों ही सही हो, मैं क्वेश्चन बताता दूसरा हूँ। है जो नहीं गिन्नी मैम नहीं कहना नहीं, चाहते वो दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। डिफरेंट है। नहीं, क्वेश्चन भी डिफरेंट नहीं है, दोनों ही सही हैं। उन्होंने जो कहा कि भाई वो आगे आने वाली जिंदगी में जाएगा तो उसकी पोलैरिटी वैसी हो जाएगी, डेफिनेटली बिल्कुल वैसी हो जाएगी, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में उसने अपनी जो पोलैरिटी चूज की है ना, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चूज की है ना उसने, अगले जन्म में वो उस पोलैरिटी को ही आगे लेके कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसी के ऊपर अपना झुकाव बनाना ज्यादा शुरू करेगा, चाहे वो कहीं पर भी जाए। हाँ ये हो सकता है, करेक्ट। लेकिन उसको करना इसी जन्म में है ना। हाँ, लो। चॉइस यहीं पे करेगा वो, चॉइस यहीं करेगा। मैं दिखाती हूँ। ओके। इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, ये लवर्स कार्ड की बात हो रही थी। हाँ, अब देखना। puts you in touch with the two paths. It is here where a consistent हाँ, हो बोलो। गया ना खत्म? हो गया। हाँ खत्म हो गया। हाँ, पर पा कुछ समझा रहे थे बीच में, तो इसलिए फिर मैंने, ओके ओके। पा आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मेरे को जो समझ में आया है इसमें इसमें क्योंकि मैं तो लास्ट के पोर्शन में आया हूँ, तो जितना मेरे को समझ में आया वो कह रहा है कि जब तक आप इस धरती पे हो ना, आपके पास चॉइसेस बार बार आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी, आपको एक रास्ता
सुन लेना, इस रास्ते को चुनने के बाद जैसे ही आप उस पर झुकाव बनाना शुरू करोगे ना, तो आपको बार बार ऐसा होगा कि आपके सामने ये ना एक टेस्ट की तरह आएगा कि आप कुछ भी हो जाए इस कार्य से ना हटो, कंसिस्टेंटली, मतलब जानबूझ के बार बार इसी रास्ते पर अपना दोबारा घूम कर आओ और इसके ऊपर काम करते रहोगे, तब जाके वो ग्रेट वे, मतलब वो रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ताकि इसको मैं डेंसिटी में बोलूँ या कैसे बोलूँ कि तुम्हारा जो अगला जन्म होगा ना, वो उसी पाथ के ऊपर तुम्हारा झुकाव बना के रखेगा। इसलिए नोटिस करने वाली बात है वैब में कि हमारे ग्रुप में भी देख लो, और ग्रुप ये में भी है, किसी का केवल हमारे ग्रुप माइक, की बात नहीं। किसी का कुछ चल रहा है। हेलो। अच्छा, वो मैंने उसमें लगा दिया था ना, एक सेकंड। हेलो, अब सही है ना? हाँ नहीं, पीछे आवाज आ रही है। पता नहीं। पीछे किसी का वीडियो आपका ही चल रहा होगा आपा। अब अब सही ठीक है, है, अब नहीं सही अब है, सही है, अब अब ठीक है। सही नहीं, है। वो मैंने वो चार्जिंग पे लगाया था हाँ, इस वजह अब से। नहीं आ रही है कोई। अरे तो नहीं, इसमें वीडियो चल रहा है। ओ, वीडियो कहाँ से चल रहा है? वीडियो तो कोई नहीं चला रखा। पता नहीं। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। नहीं, आवाज आ रही थी पर अब ठीक है कि नहीं में। नहीं, मुझे तो आ रही थी। एनीवे ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, सॉरी। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, जो झुकाव है, ये बनता जाएगा। और जितनी आपके सामने बार बार ये एक सिचुएशन सी आती रहेगी कि आप जैसे भटकाने की सिचुएशन, ये कहीं इधर भटक जाएगा उधर भटक जाएगा, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली जानबूझ के अपने रास्ते पर आना है, चॉइस को अपनी मेंटेन करके चलना है एंड तक, और भटके ना। और इसकी वजह से एक चीज इन्होंने ये जो यहाँ पर बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, तब जाके उसके लिए वो आगे का रास्ता खुलेगा। और उस रास्ते के खुलने की वजह से उसका वो जो झुकाव बना है यहाँ पे, अगले जन्म में उसी झुकाव वाली जगह पर ही जाएगा। वो पैदा भी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पे इस तरीके के झुकाव वाले ही लोग हों। इसलिए नोटिसेबल यहाँ पर बात ये है कि हमारे ग्रुप में भी देख लो और जगह पर भी देख लो, इस प्लेनेट के ऊपर इस पर काफी सारे लोगों का झुकाव ऐसा है जो दूसरों की सेवा का है। काफी लोग हैं, कम नहीं है ऐसे लोगों की कोई वो कमी नहीं है। मतलब अगर कोई किसी भी तरीके से दूसरों की सेवा का झुकाव बना के चल रहा है ना, तो ये है, मतलब ये उसका पिछले जन्म का ही झुकाव ऐसा है जिसकी वजह से उसका झुकाव इस तरफ है आज की डेट में। और ये इसकी पिछली जो चॉइसेस थी उसके कारण है, और यहाँ पे अब उसको और ज्यादा झुकाव बनाना है ताकि वो डेंसिटी क्रॉस करके आगे जा सके। हम्म, ठीक है। तो आपको क्या लेकिन लगता इसमें है? मैम एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या? कि अगर किसी को यहाँ पे, एक तो है देखो जाने अनजाने झुकाव बनना, ठीक है। हम्म। और जैसा लॉ ऑफ वन में राय ने कहा था कि अगर उस किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हाँ ये दो रास्ते हैं, इनमें से एक चुनना है, तो वो उस पर और तेजी से कार्य करेगा, हम्म। क्योंकि अब उसे गेम पता चल गई ना। हम्म। पहले उसे गेम नहीं पता थी, अब उसके पास रूल बुक उसके हाथ में है कि हाँ भाई ये मेरा गेम है, मेरे को इस गेम को इस तरीके से खेलना है। हम्म। तो वो और ज्यादा तेजी से झुकाव बना पाएगा। और जो लोग इस वक्त भी इस प्लेनेट के ऊपर है, दूसरों की सेवा के कार्य कर रहे हैं, उनको जाने अनजाने पता है, उनको ये नहीं पता कि हाँ ये एक्चुअली में गेम का हिस्सा है और इस गेम को खेलना है, और या इस गेम के अंदर के जो रूल्स हैं उनको समझ के अपना झुकाव बनाना है जानबूझकर। तो शायद वो अपना झुकाव और अच्छा बना पाए। हम्म, ठीक है। कुछ और कहना है? किसी को कुछ पूछना है? मैम, आपने आपने जो बोला ना पिछले जन्म का आर्किटाइप, उसके ऊपर मेरा एक पर्सपेक्टिव मुझे देना है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों भी करेक्ट है, आपने जो बोला वो भी करेक्ट है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही, आ रही। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब मन के आर्किटाइप्स पे आप प्रोग्रेस करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचते हो, तब तक आपकी वेल थोड़ी बहुत खुलने लग जाती है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब रूट ऑफ माइंड तक पहुंच जाओ, इनफिनाइट क्रिएटर के माइंड तक जब पहुंच जाओ, तब आपको पिछले जन्मों के सारी चीजें पता चलती हैं। तो उस बायसेस के ऊपर आप अपना चॉइस कर सकते हो। ये भी उसका वो मतलब हो सकता है कि हाँ, पिछले हो जन्मों सकता का, है। हाँ, और फिर उसे इसी जन्म में वो चॉइस करना है, पोलैरिटी इसी जन्म में बनानी है। ये मेरा हाँ, पर्सपेक्टिव है। इसी जन्म में। जिसको मैं अगला जन्म बोल रही थी, उसको तुम इसी जन्म बोल रही हो। हम दोनों एक ही जन्म की बात कर रहे हैं। वी आर बोथ टॉकिंग ऑफ द सेम अच्छा थिंग। ओनली थिंग अच्छा यू आर अच्छा। सेइंग के जो माइंड के कार्ड्स हैं वो पैदा होने के बाद है, और मैं कह रही हूँ कि माइंड के कार्ड्स पैदा होने से पहले है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मतलब ऐसा नहीं ओके है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि माइंड के कार्ड्स पैदा होने के बाद काम नहीं करते। नहीं,
पूरे 22 कार्ड्स इस जन्म में भी एक एक पल में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्किटाइप जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है रा ने या इस इंसान ने, चलो हो सकता है रा ने नहीं, इस इंसान ने समझाया, तो इसने, लोगोस। अच्छा, हाँ, तो इसने जिस हिसाब से उसको बताया है, तो मुझे लगता है कि वो ये कह रहा है कि 7 कार्ड जो है वो पैदा होने से पहले तुम्हारी स्पिरिट की जो जर्नी है वो इस तरह से शुरू होती है, क्योंकि हम शुरू से हमेशा मैजिशियन थे और हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो दूषित हो गया है। तो वो पैदा होने से पहले का था। जस्टिस कार्ड में हम जन्म लेते हैं और ये माया जाल के 8 कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स हैं, जबकि इसके अंदर भी मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहा है कि पैदा होने के बाद क्या होता है वो तो एक्चुअली पहले ही तय है, क्योंकि आपने पोलैरिटी तो पहले ही चुन ली है और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया है। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने सारे अलग-अलग वजह हो सकते हैं, राइट? आपके कर्म आपकी किस्मत बदलते हैं, लेकिन आपकी किस्मत जो कर्म जो है वो आपकी सोच बदलती है। तो सोच कहाँ से आती है? माइंड से आती है। और माइंड कहाँ से आता है? आपके पिछले सारे जन्मों के अनुभवों से आता है। आर यू ऑन द आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू yes, yes, से? I'm trying to, yes, I'm understanding. तो बेसिकली हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका बस पेश करने का या बोलने का तरीका अलग है, दैट्स ऑल। एंड अभी स्पिरिट का जब होगा तो उसमें पता चलेगा कि आगे वो क्या कह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, पैदा होने के बाद जो माइंड के आर्किटाइप्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सारे के सारे वहीं पर हैं, वो वही हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, Exactly, हमारे सब exactly. जगह हैं, लेकिन करेक्ट, हाँ, एक्चुअली वहीं वो पर ही है नहीं। वो। हाँ, exactly. लेकिन डिसीजन जो है कि हमने कौन सी पोलैरिटी में जाना है, हमें कैसे कैटलिस्ट लगने हैं और वो कैटलिस्ट क्यों लगने हैं, क्योंकि हमारे ऑरा के अंदर कौन से कलर की कमी है, वो सब प्री इनकार्नेटिव चॉइसेस हैं, जो कि आर्किटाइप ऑफ द माइंड में एक्चुअली वर्क कर रहा है और सिलेक्ट हुआ है। बिकॉज टाइम इज नॉट लीनियर ना, time is in the now. So whether you say pre-incarnative or current or whatever, time is not linear. So उस हिसाब से everything works at the same time और साथ में वो उस तरह से भी काम कर रहा है कि लीनियर भी है और एक दूसरे के साथ भी है। और यही मैं चाह रही थी एक्चुअली, जब मैंने वो उसके साथ वो सेशन रखा था, यही मेरा सवाल था कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आर्किटाइप फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड को सिग्निफिकेटर ऑफ द बॉडी के साथ कंपेयर कर रहा है और फिर उसको पूर्णता में समझा रहा है। यही तो चाह रही थी मैं, और इसी को आगे अब देखते हैं कि बॉडी में समझा रहा है, स्पिरिट में वो अब वो ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो अब हम ना, I will propose one thing कि once we finish this ना, then we'll start studying each archetype in relation to these three mind body spirit complex. मतलब matrix of the mind, matrix of the body और matrix of the हाँ spirit को साथ में पढ़ेंगे if anyone is हाँ, interested. या ऑफ कोर्स विल डू दैट। मुझे ओह लिंक, ये मुझे वो दोबारा खोलना पड़ेगा क्योंकि वो आवाज की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। पर recording चालू है by the way. ओके, अब मैं अलग अलग रिकॉर्डिंग आवाजें मत बंद निकालो. करती हूँ, अब मैं बंद करती हूँ, फिर कर लेना जो भी बातें करनी है। तो ये बॉडी आर्किटाइप्स हो गए खत्म। कल अगर हो सका तो हम लोग आर्किटाइप्स ऑफ द स्पिरिट करेंगे, एंड सैटरडे संडे आई मे बी अवे। ओके, सो गुड नाइट।